पेज नंबर देखो 7.59। अब है ना, हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज तो समझ ली, रियलाइजेशन कैसे होती है डिसोल्यूशन पे। अब हम लोग आज लेजर अकाउंट बनाना सीखते हैं कि डिसोल्यूशन पे लेजर अकाउंटिंग कैसे करना है अपने को। हम लोगों ने जर्नल एंट्री सारे कंसेप्ट सीख लिए कि जर्नल कैसे होता है। तो जर्नल तो लगभग मैंने सारे कंसेप्ट बता दिए आपको। कल वाली क्लास में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी समझा दिया था। अब आज वाली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि लेजर कैसे बनना है डिसोल्यूशन के अंदर, मतलब हाउ द लेजर अकाउंट आर बीइंग प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो एक बार आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर देखो, एक बार स्टार्ट करते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 20। या एक बार 26 पे आओ तुम लोग, क्वेश्चन 26 पे आओ। कम टू क्वेश्चन नंबर 26। ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 26 पे, पेज नंबर 7.62। पेज नंबर 7.62। पण एक बार क्वेश्चन नंबर 26 पेज नंबर 7.62 पे ध्यान दो। पण एक बार, माइक एंड अजय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? दो पार्टनर्स है माइक और अजय, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं कैपिटल के रेशियो में। नाउ व्हाट इज योर कैपिटल रेशियो? 6:4 या क्या हो जाएगा? 3:2। They decided to dissolve the firm on which their balance sheet was as follows। ये बैलेंस शीट गिवन है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। असेट रियलाइज 14 लाख, लाइबिलिटी व डिस्चार्ज एज फॉलोज। प्रिपेयर रियलाइजेशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक तो रियलाइजेशन बनाना है, एक पार्टनर्स कैपिटल बनाओ। फॉर्मेट बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट का, नॉर्मल लेजर का फॉर्मेट बना लो। प्रिपेयर करो रियलाइजेशन अकाउंट, और सेकंड बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बनाओ फॉर्मेट बनाओ, और एक बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट। तो मेक वन फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन एंड सेकंड फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिखो। राइट डाउन ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, इसमें वैसे क्या अपने को बोला नहीं है वैसे, ये ध्यान रखना नई बैलेंस शीट नहीं बनेगी अब। कि फर्म डिसॉल्व हो गई, बंद हो गया, तो बैलेंस शीट बनेगा नहीं। बट कैश अकाउंट इसमें बना लेना ना। आप एक और अकाउंट बना लो इसमें, कैश अकाउंट। क्वेश्चन ने बोला नहीं है बट कैश अकाउंट बना लो, क्यों आगे गिवन होंगे क्वेश्चन कैश, आगे वाले क्वेश्चन में कैश अकाउंट बनाना होगा। तो मैं यहाँ साथ में कैश अकाउंट बनाना भी सिखा रहा हूँ तुम लोगों को। अब कैश में ओपनिंग बैलेंस 70,000 है, तो लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000। कैश में ओपनिंग बैलेंस 70,000 है, देखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000। कैपिटल में ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिए 6 लाख 4 लाख। कैश में लिख दो ओपनिंग बैलेंस। अब बताओ फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम लोग?
पहली स्टेप क्या होती है? सारे एसेट को क्लोज करें। सारे एसेट में किसके अलावा, किसके अलावा? कैश के अलावा सारे एसेट क्लोज करें। नाउ हाउ वुड यू क्लोज द एसेट? रिलेशन लिखो, टू सन्ड्री एसेट। $16,30,000। अच्छा बताओ, ये एंट्री करते एसेट की बुक वैल्यू कितनी हो गई है? 0। अच्छा, लाइबिलिटी सारी क्लोज करनी है। क्या क्या नहीं क्लोज करना है? कैपिटल नहीं क्लोज करना है, रिजर्व नहीं क्लोज करना है, ठीक है? तो कैपिटल और वर्कमैन कंपनसेशन छोड़ दो एक बार, फिर लाइबिलिटी क्लोज करो। लिखो बाय क्रेडिटर, 2 लाख। बातें नहीं। बाय बिल पेबल, और अदर्स क्या है पता नहीं है तो लिख दो बाय अदर्स। अभी पता ही नहीं है कौन सी लाइबिलिटी है, तो जैसा लिखा है वैसा ही लिख लो, 3,40,000 रुपए। अच्छा बताओ, ये करके लाइबिलिटीज की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अब ये एंट्री करके असेट भी 0 हो गए, लाइबिलिटी भी 0 हो गई। बोलो यहां तक कोई एनी कंफ्यूजन? अब पहला पॉइंट पढ़ो। अब पहला पॉइंट एडजस्टमेंट में पढ़ेंगे, है ना? रीड फर्स्ट पॉइंट इन एडजस्टमेंट। सन्ड्री एसेट रियलाइज 14 लाख। सन्ड्री एसेट रियलाइज 14 लाख। व्हाट डज दिस लाइन मीन? असेट बेच करके कितने रुपए आए? अच्छा, क्या एंट्री करेंगे बताओ? बैंक टू रियलाइजेशन, तो इधर लिखो बाय कैश। बैंक नहीं, यहां बाय कैश कर दो। सन्ड्री एसेट 14 लाख। एंट्री क्या होगी? कैश टू रियलाइजेशन। एंट्री क्या होगी? कैश टू रियलाइजेशन। तो पोस्टिंग कैसे होगी? बाय कैश। अच्छा, कैश अकाउंट में कैसे पोस्टिंग करेंगे? कैश में क्या करेंगे? तो कैश में लिखो टू रियलाइजेशन। राइट डाउन इन कैश टू रियलाइजेशन, और अमाउंट लिख दो 14 लाख। अमाउंट लिख दो 14 लाख। नेक्स्ट, creditor due on 31st March were paid a discount of 3% per annum। लाइन ध्यान से पढ़ना। क्रेडिटर जो कब ड्यू है? 31 मार्च 2026। अभी डेट कौन सी हुई है? क्रेडिटर ड्यू कब है? ध्यान दो, हम इस तारीख को डिसॉल्व कर रहे हैं बिजनेस को। क्रेडिटर ड्यू कौन सी तारीख को हो रहे हैं? 31 मई 26, मतलब कितने महीने बाद? आप बिजनेस को डिसॉल्व इस डेट को कर रहे हो, क्रेडिटर ड्यू इस डेट को हो रहे हैं। बिजनेस को डिसॉल्व आप इस डेट को कर रहे हो, क्रेडिटर ड्यू इस डेट को हो रहे हैं। तो जो क्रेडिटर ड्यू थे आपके, आपने 3% पर एनम पे डिस्काउंट पे पेमेंट कर दिया है। अब क्रेडिटर कितने ड्यू थे चेक करो, 2 लाख के। तो अमाउंट कितना ड्यू था क्रेडिटर्स को? 2 लाख। तो अमाउंट पेड कितना होगा बताओ? 2 लाख पे डिस्काउंट कितना मिला? या इसको लिख दो डिस्काउंट। क्या रेट पे मिला है डिस्काउंट? अच्छा, पूरा 3% होगा क्या? क्योंकि 2 महीने बाद ही पेमेंट था ना, तो 2 महीने का ही मिलेगा। तो 2 लाख का 3% 6,000 होता है। 6,000 टू 12,000 डिवाइड बाई 12। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसा क्यों किया? क्रेडिटर जो ड्यू 2 महीने बाद थे, 2 महीने बाद मतलब
आप समझो 31 मार्च आज डेट है, 31 मई को ड्यू है क्रेडिटर, आपने पेमेंट आज ही कर दिया उनको। अब आज पेमेंट किया मतलब आपने कितने महीने का बेनिफिट उठा लिया है? 2 महीने का। तो उतना डिस्काउंट हो गया, तो बताओ नेट कितना पेमेंट आएगा? इतना पेमेंट होगा। ये लिखो एक बार, ये नोट में लिखो। लिखो आप एक बार ये नोट में। मतलब आपने पेमेंट 1,99,000 का किया है। बोलो इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है? तो अब बताओ ये पेमेंट कैसे करेंगे? ये कॉपी कर लो फटाफट एक बार। ये वापस समझाऊं क्या? ठीक है, अच्छा पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन टू कैश। तो आप देखो एंट्री। अच्छा इसकी कैश में कैसे पोस्टिंग होगी? तो कैश में लिखो बाय रियलाइजेशन। 199। ये क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ो। बिल्स पेबल व डिस्चार्ज एट रिबेट ऑफ 1,000। ऊपर देखो बिल्स पेबल कितना दिख रहा है? 60,000 पे 1,000 का रिबेट मिला। तो 60,000 पे 1,000 रिबेट मतलब पेमेंट कितना हुआ है? रिबेट मतलब छूट मिली है। तो पेमेंट कितना हुआ है? 59। अब एंट्री क्या करेंगे बताओ पेमेंट की? रिलेशन टू कैश। तो वापस लिखो टू कैश बिल्स पेबल। 59,000। और इसकी क्रॉस पोस्टिंग करो वापस कैश में। कैश बैलेंस जीरो हो जाना चाहिए एंड में, ध्यान रखना। तो इसकी इधर पोस्टिंग करो बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में बिल्स पेबल 59,000। ये क्लियर है? ना अगला, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ऑफ 40,000 वॉज मेट। अच्छा कितना रिजर्व दिख रहा है वर्कमैन कंपनसेशन? क्या एंट्री करेंगे बताओ? कल बताया था ना मैंने आपको, जो क्लेम है वो तो पेमेंट कर दो। जो क्लेम था वो तो क्या करें? आप एंट्री कैसे करोगे? क्लेम और टू पार्टनर्स कैपिटल। और ये वाला क्या करेंगे आप लोग? अब इसको या तो ऐसे क्लोज करें रियलाइजेशन में, और फिर एंट्री क्या करते हैं अपन डायरेक्टली? क्लेम हटा दो। अपन क्या कर सकते हैं? या तो ऐसे क्लोज करें। आप मेरी बात समझो, कल बताया था ना मैंने आपको, भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना पड़ा है अपने पास में। अब पेमेंट कैसे करेंगे? जितना क्लेम था और बाकी कहां ट्रांसफर कर दें अपन? कितना? और फिर पेमेंट कैसे करें? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सब लोग सुनो एक मिनट।
अगर मैं ये एंट्री 1 और ये एंट्री 2 करता हूं तो रियलाइजेशन पे क्या इंपैक्ट आया बताओ? आएगा ही नहीं ना, क्योंकि आपको ऑलरेडी रिजर्व पड़ा है। रिजर्व पड़ा है तो रियलाइजेशन में, हाँ, अगर 1 लाख की बजाय 1,10 का पेमेंट होता तो रियलाइजेशन 10,000 का लॉस होता। आप 1 लाख का आपका रिजर्व पड़ा हुआ है, आप पेमेंट 40,000 कर रहे हो, तो आपने रियलाइजेशन में क्लोज किया पहले और फिर पेमेंट कर दिया रियलाइजेशन से। अब आप इस एंट्री को इग्नोर भी कर दो, मान लो आप ये रियलाइजेशन लिखो ही नहीं, आप डायरेक्ट क्या कर दो तो भी चलेगा वो। मतलब इसका इंपैक्ट रियलाइजेशन लेके जाओ ही मत। आप वर्कमैन कंपनी, हाँ, 1 लाख का मान लो 1,10 का पेमेंट हो रहा है तो रिलेशन 10 का लॉस चार्ज करो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर सुन लेना, ये कंसेप्ट कल पढ़ाया था मैंने और बोला भी था क्वेश्चन करके आना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख का है, हमने पेमेंट किया 40,000 का, तो अपने पास ऑलरेडी रिजर्व। आप एक चीज समझो, ये वाला जो अकाउंट है रियलाइजेशन, ये अकाउंट डिसोल्यूशन पे कोर अकाउंट है। सारे प्रॉफिट और लॉसेस वुड बी सेटल टू रियलाइजेशन अकाउंट। बट आप एक चीज समझो, अगर 1 लाख का रिजर्व है और पेमेंट 40,000 का किया तो हमारे को कोई लॉस हुआ ही नहीं ना। तो आप अगर यहां क्लोज कर देते हो, मान लो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना, तो वापस इधर से पेमेंट कितना बता दो। ये कर सकते हैं। हमने क्या किया देखो समझो, मैंने पहली एंट्री करी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन टू बैंक, टू रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। तो अगर मैं इस वाले को क्लोज करता हूं, ये वाले अमाउंट को, तो यही वापस मैं पेमेंट बता रहा हूं, या इसको इग्नोर भी कर दूं, जैसे ये वाला केस है, जितना क्लेम था वो मैंने यहां क्लोज कर दिया, वापस पेमेंट कर दिया। अब मैं मान लो इस एंट्री को लिखूं ही नहीं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अल्टीमेट। समझे बात को? वापस समझाओ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जितना भी क्लेम अमाउंट है उतना रियलाइजेशन में क्लोज करके पेमेंट करना है अपने को। गेटिंग माय पॉइंट? अब आप समझो 1 लाख के क्लेम की बजाय मान लो 1,10, 1 लाख का रिजर्व और पेमेंट 1,10 का है। 1 लाख का क्लेम रिजर्व है और पेमेंट कितना करना है, तो बताओ पार्टनर्स में कितना डिवाइड होगा? 1 लाख का रिजर्व है और पेमेंट 1,10 का करना है, बताओ पार्टनर्स में कितना डिवाइड होगा? होगा ही नहीं। तो आप बोलोगे तो रिजर्व क्लोज कितना करें, बट यहां से पेमेंट कितना बताएं, ऑटोमेटिक 10,000 का लॉस आ गया। आई बात समझ में? अच्छा, 1 लाख का रिजर्व है, पेमेंट 0 है, तो पूरा पार्टनर्स में डाल दो आप, तो रिलेशन आएगा ही नहीं वो वाला इफेक्ट। शुड आई एक्सप्लेन दिस अगेन? तो इसका ट्रीटमेंट ऐसे कर लो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखो ये वाला, ये टू कैश कर देना इंस्टेड ऑफ बैंक। वापस समझाओ। अच्छा, इसकी पोस्टिंग करो। बाय रियलाइजेशन क्लेम 40,000। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट पढ़ो। हाँ, वो डिवाइड भी कर लो, तो इधर लिखो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
अच्छा बोलो अब कितना डिवाइड करेंगे? तो 36,000 और कितना अमाउंट डिवाइड किया? 60,000 को क्या रेशियो में? 3:2। ये क्लियर है सबको? अगला, एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटिंग टू 30,000 वॉज पेड। डिसोल्यूशन पे 30,000 खर्चा था, वो पेमेंट किया, क्या एंट्री हो जाएगी? 30,000। तो अब इधर लिखो, $30,000। ठीक है, और कोई पॉइंट बाकी है? चेक कर लो, सारे हो गए। अच्छा अब है ना, आप एक चीज और चेक करो, सब लोग सुनना, क्रेडिटर को पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ? चेक करो ना, क्रेडिटर को पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ? देखो, ध्यान दो, सब लोग सुनना, इधर क्रेडिटर को पेमेंट हो गया, बिल पेबल को हो गया, ये अदर लाइबिलिटी को पेमेंट हुआ क्या? कहां हुआ अदर का पेमेंट? और अदर को लेकर कुछ भी इंफॉर्मेशन भी गिवन नहीं है, ध्यान दो, अदर को पेमेंट भी नहीं और अदर को लेकर कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है। नो इंफॉर्मेशन गिवन फॉर अदर, और पेमेंट क्या हुआ, कुछ गिवन नहीं है। अब यहां ये चीज ध्यान रखना, अगर लाइबिलिटी को लेकर कोई भी डिटेल नहीं है, इफ नो इंफॉर्मेशन गिवन फॉर लाइबिलिटी, हम लोग ये मानेंगे उसको एज इट इज बुक वैल्यू के बराबर पेमेंट हुआ है। मतलब आप समझो, कोई ये वैल्यू छोड़ेगा नहीं अपना पेमेंट। अगर लाइबिलिटी को लेके कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ये अज्यूम करेंगे जितना बुक वैल्यू उतना को उतना पेमेंट हुआ है। आगे असेट वाला पॉइंट आगे समझाऊंगा मैं। तो लाइबिलिटी को लेके कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मानेंगे जितना वैल्यू है उतना का उतना क्या हुआ है, पेमेंट हुआ है। तो इधर लिख दो आप, टू बैंक, टू कैश अदर्स, एज 3,40,000 का पेमेंट कर दो। क्लियर है? वर्कमैन, वर्कमैन कंपनसेशन अभी वापस बता रहा हूँ, ये कर लो पहले फिर बता रहा हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला पॉइंट वापस समझ लेना, ये क्लियर है? अदर वाला, इसकी क्रॉस पोस्टिंग भी कर दो, बाय रियलाइजेशन अदर 3,40,000 रुपए। अब वो सब लोग क्लेम वाला पॉइंट वापस समझ लो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो, वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व कितना था और क्लेम कितने का आया, इसका मतलब 1,00,000 के अगेंस्ट कितने का पेमेंट करना है। अब आप बताओ, आपको कोई लॉस है क्या? नहीं है। अब लॉस नहीं है, 1,00,000 का रिजर्व है, आप बोलोगे जितना क्लेम था वो कहां ट्रांसफर कर दें? 40,000। और पार्टनर्स कैपिटल में कितना क्लोज कर दें? ये पहली एंट्री है, ये क्लियर है? अब ये जो अमाउंट था इसको पेमेंट कैसे करेंगे? अब मैं बोल रहा हूं, मान लो आप इस एंट्री को इग्नोर ही कर दो रियलाइजेशन में, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। जितना क्लेम अमाउंट है उसको ध्यान रखो, रियलाइजेशन में क्लोज करना है अपने को। तो जितना क्लेम है उतना क्लोज करके उसको पेमेंट कर देना है डायरेक्ट। तो हमने वही किया, बाय वर्कमैन और टू पेमेंट कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ, मान लो इसको आप इग्नोर भी कर दो, इसको यहाँ करो ही नहीं, तो यहाँ भी नहीं होगी एंट्री है, कोई फर्क ही नहीं पड़ना। हाँ तो मत करो, कोई फर्क। हाँ, बट आप जो सीबीएसई गाइडलाइन या जो क्वेश्चन सॉल्यूशन है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ऐसे तो अपन प्रोविजन भी क्लोज नहीं करके डेटर मान लो 18,000 ही क्लोज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। गेटिंग माय पॉइंट?
फर्क कुछ नहीं पड़ना है, बट अपने को ये शो करना है जितना क्लेम है उतना रिजर्व डालना ही है अपने को। बट कंसेप्ट है ना, आप इसको इग्नोर करोगे तब भी अल्टीमेट फर्क नहीं पड़ना है कुछ। ठीक है ना? कर लिया सबने? बट अब आप रियलाइजेशन का बैलेंस निकालो, कितना आ रहा है प्रॉफिट लॉस, टोटल करो, डायरेक्ट कर लो। 260 प्लस 340, 2 लाख और 3 लाख 5, 6 लाख और 14 लाख, 20 लाख, 24 लाख 40,000 इधर का टोटल आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 24 लाख 40,000, चेक कर लो, ये आ रहा है, ये आ रहा है ना? 40, एक बार चेक करना है, 20 लाख 40 हजार आ रहा है। 2 और 3 5, निकालना कितना आ रहा है? 20 लाख 40,000 आ रहा है क्या? और इधर डेबिट साइड चेक करो, लॉस आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है? तो इधर ज्यादा आ रहा है, तो लॉस ऑन रियलाइजेशन। निकालो कितना आ रहा है? 22,98,000 आ रहा है। $22,98,000, तो लॉस 2,58,000, इसको डिवाइड कर दो, क्या रेशियो है? इस लॉस को डिवाइड कर दो, 154,800 और 103,200। देखो लॉस आ रहा है, और इस लॉस को इधर लिख दो आप, टू रियलाइजेशन। 154,800 और 103,200। अब बताओ पार्टनर को पेमेंट टू बैलेंस कैरी डाउन करेंगे क्या? बैलेंस कैसे कैरी डाउन करोगे, बिजनेस ही बंद हो गया। तो फाइनल पार्टनर का जो पैसा है वो उनको सेटल कर लो। भाई आप पार्टनर को बिजनेस बंद कर दिया तो आप बैलेंस क्यों कैरी डाउन करोगे? तो बैलेंस शीट तब लिखोगे जब बिजनेस वापस चल रहा है। जब चल ही नहीं रहा है तो जो पेमेंट ड्यू है कर दो पार्टनर्स को उनका। तो जो पेमेंट ड्यू टू कैश में सेटल कर दो इनको। ये आ रहा है 481,200 का पेमेंट कर दो। तो 320,800 का पेमेंट कर लो। तो बस यहाँ पे बाय एम कैपिटल और बाय ए कैपिटल, टोटल लगा लो, कैश जीरो हो जाएगा आपका। कैश फाइनल जीरो हो जाएगा, मतलब कैश मैच हो जाएगा, आप चेक करो। जितना बैलेंस ड्यू था वो पेमेंट कर दिया, कैश आपका मैच हो जाएगा। कैश मैच हो जाएगा आपका 14,70,000। कैश जीरो आ जाएगा फाइनल, चेक कर लो आप।
हो गया? ठीक है, देखना फिर इसको और करते हैं प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? इसकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार, एक क्वेश्चन किया ना, फिर कल और करते हैं प्रैक्टिस।